सबके मन पर छाया है। सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। आपको लग रहा होगा कि आज मैंने बॉर्न टू बी रिमेंबर्ड के एपिसोड की शुरुआत एक कविता से कैसे कर दी। हम प्रतिष्ठित कवि माखन लाल चतुर्वेदी की कविता पुष्प की अभिलाषा पढ़कर आज का दिन मनाना चाहते हैं, क्योंकि आज वर्ल्ड पोएट्री डे यानी विश्व काव्य दिवस है। आज के दिन यानी 21 मार्च को यूनेस्को ने 1999 में विश्व काव्य दिवस की घोषणा की थी और कहा था कि इस दिन राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और गिव फ्रेश रिकॉग्निशन एंड इम्पीटस टू नेशनल, रीजनल एंड इंटरनेशनल पोएट्री मूवमेंट्स। इस दिन को मनाने का उद्देश्य है दुनिया भर में कविताओं के पढ़ने, पढ़ाने, लिखने और छपने को बढ़ावा देना। कविताएं और कुछ नहीं, बस इंसान का एक भाव है जो वो खूबसूरत शब्दों में पिरोता है, क्योंकि ये भाव सीधे दिल से निकलता है, इसीलिए ये पाठकों के दिलों को छूने में कामयाब रहता है। लेकिन आजकल विज्ञान और तकनीक के युग में ये कला कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। इसको बचा के रखना मानवता के लिए बहुत जरूरी है। कुछ देशों में ये दिवस अक्टूबर में भी मनाया जाता है। 20वीं सदी के दूसरे भाग में दुनिया ने इसे 15 अक्टूबर को मनाया था, क्योंकि उस दिन विख्यात रोमन कवि वर्जिल का जन्मदिन पड़ता है। आज भी कई देशों में या तो 5 या फिर 15 अक्टूबर को काव्य दिवस मनाया जाता है। लेकिन दिन चाहे कोई भी हो, हमें अपने भाव व्यक्त करने में जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो कविताओं के द्वारा हो या कहानियों के द्वारा। पढ़ते रहिए और लिखते रहिए, ये आपके जिंदगी भर के साथी हैं। इसी कामना के साथ हम आपको विश्व काव्य दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने जब धरती को माता का दर्जा दिया तो ये सिर्फ भावनाओं में बहकर नहीं दिया, बल्कि गहन सोच विचार कर दिया। माता हमें न केवल जन्म देती है, बल्कि बाल्यकाल में वो हमारा लालन पालन भी करती है। वो निश्चित करती है कि उसके बच्चे को कोई परेशानी ना हो, वो भूखा ना रहे और उसका विकास भी हो। जहां तक धरती की बात है तो वो सौर मंडल में एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन है। ये धरती भी माँ की तरह अपने ग्रह में निवास करने वाले प्राणियों के जीवन की रक्षा करने में पूरी तरह समर्थ है, इसीलिए इसे धरती माँ कहा गया। धरती के पास अपने प्राणियों के लालन पालन का सबसे बड़ा साधन है इसके विभिन्न प्रजातियों के जंगल। ये जंगल न केवल पृथ्वी के प्राणियों को भोजन देते हैं, बल्कि पृथ्वी के पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं। पृथ्वी के जीवन चक्र में संतुलन लाने के लिए जंगलों का अपना महत्व और योगदान है। प्राणियों के जीवित रहने की पहली आवश्यकता ऑक्सीजन है और इसका उत्पादन वृक्ष करते हैं। वृक्ष प्राणियों द्वारा पैदा की गई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखकर ऑक्सीजन का निर्माण करके वातावरण में संतुलन पैदा करते हैं। इसमें असंतुलन के चलते ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है, जिसे आजकल पूरी दुनिया भुगत भी रही है। पृथ्वी के तापमान में इस वृद्धि से पूरे मौसम का मिजाज बिगड़ रहा है। इन तथ्यों को देखकर वृक्षों और जंगलों को बचाने की चिंता जाहिर की गई और आम जनता को जागृत करने के लिए 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फॉरेस्ट्री डे मनाने का विचार किया गया। If deforestation continues at the current level, there is simply no way we are going to reach our target of keeping the increase in global mean temperature under 2 degrees. Forests can, indeed they must, play a major role in solving our climate problem. And we all have to act quickly. I think Forest Day is probably the most important communication effort on forests that we have had in the past years.
and it has really helped the UNFCCC to focus on forests and be informed about forests. आइए हम जरा इस दिवस का इतिहास देखें। वर्ष 1971 में जनरल असेंबली ऑफ यूरोपियन कन्फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर की स्थापना की गई और ये तय किया गया कि 21 मार्च को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अधीन ये दिवस मनाया जाए। इस दिवस को मनाने के लिए सुविचारित योजना बनाई गई जिससे विश्व बिरादरी को जागृत किया जा सके। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निश्चित किया गया कि 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे को संयुक्त रूप से मनाया जाए। कृषि की अन्य शाखाओं की तरह फॉरेस्ट्री भी एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाना चाहिए। जंगल न केवल ऑक्सीजन देते हैं बल्कि इससे पानी के स्रोत भी सुरक्षित रह पाते हैं। ये लोगों के पेट पालने के अलावा राष्ट्रीय आमदनी का स्रोत भी है। विश्व की आबादी बढ़ने से जंगलों पर भारी दबाव बढ़ गया है। ये लोगों की जरूरत का एक साधन है और जंगलों के कटने का कुप्रभाव नजर आने लगा है। जो जंगल पहले पूरे क्षेत्रफल का 30% थे, वो हर वर्ष 30 मिलियन एकड़ की रफ्तार से नष्ट हो रहे हैं। जंगल कम होने से इस पर निर्भर जानवर कम होते जा रहे हैं, जिससे प्राकृतिक संतुलन भी बिगड़ रहा है। जंगलों के उत्पाद से लगभग 1.6 बिलियन गरीब लोग अपना पालन पोषण कर रहे हैं। जंगलों के विनाश के कारण इस आबादी को अपना पेट भरने और विस्थापन का दर्द झेलना पड़ रहा है। इस दिवस में वृक्षारोपण किया जाता है। समाज को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। आशा करते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आप एक पौधा किसी उचित जगह पर रोप देंगे और इस सुंदर धरती को बचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। हमारे देश में माना जाता है कि किसी शुभ कार्य की शुरुआत शहनाई वादन से होनी चाहिए। शादियों में शहनाई वादन का प्रचलन है। इसके अलावा बच्चों के जन्म पर भी शहनाई बजाई जाती है। दरअसल ये वाद्य यंत्र शुद्ध भारतीय है और सदियों से इसका वादन किया जाता है। जब भारत की आजादी की घोषणा हुई थी तब दिल्ली के लाल किले से शहनाई का वादन किया गया था। और क्या आप जानते हैं किस अवसर पर किस संगीतकार ने यह गायन किया? जी हाँ, हम आपको बताते हैं कि आजादी के इस जश्न को मनाने में शहनाई का वादन भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब ने किया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द्वारा शुरू की गई 15 अगस्त 1947 की परंपरा आज तक आबाद रूप से चल रही है। बिस्मिल्लाह खां साहब को इस बात का श्रेय जाता है कि उन्होंने अपने वादन के दम पर शहनाई को पूरे विश्व में एक सम्मानजनक स्थान दिलाया। बिस्मिल्लाह खान और शहनाई एक दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। 21 मार्च 1913 में बिहार के डूमर गांव में जन्मे उस्ताद बिस्मिल्लाह जी अपने माता पिता की दूसरी संतान थे। बचपन में उनका नाम कमरुद्दीन रखा गया, जो उनके बड़े भाई शमशुद्दीन की तर्ज पर रखा गया था। लेकिन बाद में उनके दादाजी रसूल बख्श जी, जो शहनाई के अच्छे वादक भी थे, ने उनका नाम बिस्मिल्लाह रख दिया। बिस्मिल्लाह खुदा को भी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह जी के पूर्वज भोजपुर रियासत में संगीतज्ञ थे। वो नक्कार खाना बजाते थे। इनके पिता श्री पैगंबर खान डुमरांव रियासत में शहनाई वादक थे। 6 वर्ष की उम्र में ही बालक बिस्मिल्लाह को अपने चाचा अली बख्श विलायतू के पास शहनाई सीखने के लिए बनारस भेज दिया गया, जहां वो विश्वनाथ मंदिर में शहनाई बजाया करते थे। कभी कभी जमघट ऐसा होता था बनारस में, ओहो झूला पड़ा है सावन का महीना, तो सब गायिका बुलाई गई हैं सारनाथ में, बाग में, पुतली वाले बगीचे में, और सब एक तरफ जो है तो पूड़ी तरकारी और क्या क्या है, आम है, क्या है, सब बन रहा है। एक तरफ झूला पड़ा है, 3 गायिका बैठी हैं और 2 पेंग लगा रही हैं। और गाना क्या हो रहा? सिया संग झूले बगिया में राम ललना, सिया संग झूले बगिया में राम, इतना का पेंग चली और मामू बजा रहे हैं हमारे, और हम भी बैठे हैं साथ, हम भी बोल कह रहे हैं साथ। उन्नीस 1937 में कलकत्ता में हुए ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शहनाई वादन कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी और शहनाई की पहचान बनाई।
वो केवल एक महान शहनाई वादक ही नहीं थे, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक भी थे। उन्होंने पूरे विश्व में अपनी कला का प्रदर्शन किया। वो अपनी वादन कला से इतने जुड़े हुए थे कि शहनाई को अपनी बेगम का दर्जा देते थे। उनकी मृत्यु पर उनके साथ उनकी शहनाई भी दफनाई गई थी। वो संगीत को शांति और प्रेम का आधार मानते थे। शहनाई वादन के सार्वजनिक प्रदर्शन के अलावा उन्होंने थोड़े समय के लिए फिल्मों में भी काम किया। उन्होंने कन्नड़ फिल्म सनाडी अपन्ना में शहनाई वादन किया। उनकी एक महत्वपूर्ण फिल्म जलसाघर थी, जो प्रख्यात फिल्मकार सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित थी। इसमें उन्होंने अभिनय के साथ शहनाई वादन भी किया। प्रसिद्ध फिल्म गूंज उठी शहनाई में उन्होंने संगीत दिया। जाने माने निर्देशक गौतम घोष ने उनके ऊपर एक वृत्त चित्र का निर्माण किया, जिसका नाम संगे मील से मुलाकात रखा गया। उनकी प्रसिद्धि इतनी फैल चुकी थी कि 1967 में रिलीज हुई हॉलीवुड फिल्म द ग्रेजुएट में कैलिफोर्निया की एक व्यस्त सड़क में लगाए गए पोस्टरों में बिस्मिल्लाह खान और 7 संगीतज्ञ लिखा हुआ दिखाया था। उस्ताद जी को उनके वादन पर अनेक सम्मानों से नवाजा गया, जिसमें भारत रत्न, संगीत नाटक अकादमी, पद्म भूषण, पद्मश्री सम्मान और संगीत नाटक अकादमी की फेलोशिप भी शामिल है। वर्ष 2007 में संगीत नाटक अकादमी ने उनको सम्मान देते हुए उनके नाम पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार घोषित किया, जो युवा कलाकारों को संगीत, थिएटर और नृत्य के लिए दिया जाता है। 2 अगस्त 2006 को सांसों से शहनाई में जीवन भरने वाले इस महान शहनाई वादक ने अंतिम सांस ली। आज हमारे बीच उस्ताद बिस्मिल्लाह खान नहीं है, लेकिन उनकी बजाय शहनाई के सुर फिजा में अनंत समय तक विद्यमान रहेंगे। आज उनके जन्मदिन पर हमारी और पूरे देश की तरफ से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। When eminent biologist and author Louis Thomas was asked what message he would choose to send from Earth into outer space in the Voyager spacecraft, he answered, I would send the complete works of Johann Sebastian Bach. After a pause, he added, but that would be boasting. एक बार जब प्रतिष्ठित बायोलॉजिस्ट लुइस थॉमस से पूछा गया कि अगर उन्हें धरती की तरफ से एक संदेश आउटर स्पेस में भेजना पड़े तो वो क्या होगा, उनका उत्तर था योहान सेबेस्टियन बाख द्वारा रचित उनका संगीत का काम। बाख संगीत प्रेमियों ने ये नाम ना सुना हो ऐसा मुमकिन नहीं है। जब योहान सेबेस्टियन बाख की मृत्यु हुई थी तो लोगों ने उन्हें एक कीबोर्ड वादक और ऑर्गेनिस्ट के रूप में याद किया था। उनकी मृत्यु के 1 सदी बाद उनके द्वारा रचित म्यूजिकल पीसेस को मान्यता मिली और आज बाख संगीत की दुनिया के सबसे श्रेष्ठ संगीतकारों में से एक माने जाते हैं। न जाने कितनी हॉलीवुड और अन्य देशों की फिल्मों में अलग अलग भाव दिखाने के लिए बाख का संगीत इस्तेमाल किया जाता है। आज हम इतिहास का ये महत्वपूर्ण चैप्टर आपको सुनाते हैं। योहान सेबेस्टियन बाख का जन्म 21 मार्च 1685 को जर्मनी के आइजनैक में एक संगीत के धनी परिवार में हुआ था। उनका परिवार 17वीं और 18वीं सदी में जर्मनी का सबसे सम्मानित संगीतज्ञ परिवार माना जाता था। उनके पिता योहान अम्ब्रोसियस ड्यूक के दरबार में एक ट्रम्पेटियर और वायलिनिस्ट थे। उनके चाचा और भाई कीबोर्ड वादक, ऑर्गेनिस्ट और वायोलिनिस्ट के रूप में जाने जाते थे। दुर्भाग्य से बाख जब 9 वर्ष के थे तब उन्होंने अपनी माता को खो दिया और उसके अगले वर्ष अपने पिता को खोकर वो अनाथ हो गए। इस घटना के बाद बाख के बड़े भाई योहान क्रिस्टोफर बाख ने उनको बड़ा किया। कहा जाता है कि उन्हें कीबोर्ड बजाने की प्रारंभिक शिक्षा अपने भाई से ही मिली। संगीत में उनके हुनर को देखते हुए उन्हें सेंट माइकल स्कूल में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इसी दौरान स्कूल के कोया के सदस्य होने के नाते बाख को कई वाद्यों के इस्तेमाल करने का लाभ प्राप्त हुआ। 18 वर्ष की उम्र में वीमार के ड्यूक योहान अर्न्स्ट के चैपल में बाख संगीतकार के तौर पर नियुक्त हुए। 7 महीने के वहां के कार्यकाल में बाख बतौर कीबोर्ड वादक इतने प्रसिद्ध हो गए कि उन्हें ऑनेस्ट के सेंट बोनाफेस चर्च में एक नए ऑर्गन के प्रशिक्षण के लिए बुलाया गया और इस प्रशिक्षण में उन्होंने चर्च के अधिकारियों को इतना प्रभावित किया कि अच्छी आय के साथ उन्हें तुरंत नियुक्त कर लिया गया।
गर्म खून वाला युवा बाक सिर्फ औरों के संगीत बजाने तक सीमित नहीं रहने वाला था। उन्होंने यहाँ मार्टिन लूथर के लिखे हुए स्रोतों में अपनी तरफ से परिवर्तन किया, लेकिन इससे अधिकारी उनसे बहुत नाराज हुए। 1708 में बाक एक बार फिर वीमार के ड्यूक के दरबार में नियुक्त हुए, लेकिन इस बार कॉन्सर्ट मास्टर यानी संगीत निर्देशक के प्रतिष्ठित पद पर। यहाँ पर उन्हें कीबोर्ड और ऑर्केस्ट्रा के संगीत नोट की रचना करने का समय और सुविधा दोनों प्राप्त हुई। अपनी रचना में उन्होंने इतालवी संगीत शैली भी शामिल की, जिसके वो व्यक्तिगत रूप से बहुत बड़े प्रशंसक थे। इस दौरान उन्होंने अपनी सबसे महत्वपूर्ण रचना द वेल टेम्पर्ड क्लेवियर भी की। 9 वर्ष इस पद पर नियुक्त रहने के बाद बाक को कोथेन के राजकुमार लियोपोल्ड से उनके शहर में कॉन्सर्ट मास्टर के पद का प्रस्ताव आया, जिसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। लियोपोल्ड के राज्य में बाक ने सोलो सेलो के 6 स्वीट्स, सोलो वायलिन के सोनाटा, ऑर्केस्ट्रल स्वीट्स और ब्रेंडनबर्ग कॉन्सर्टो की रचना की। 1723 में बाक को लिप्जिग के थॉमस यूल में कैंटोर के पद पर नियुक्त किया गया। ये एक बहुत प्रतिष्ठित पद था, जिस पर वो अपने आखिरी पलों तक कायम रहे। इस दौरान उन्होंने चर्च के स्रोतों पर आधारित कैंटाटा संगीत की रचना की, जिसको वो वहां के चर्च में बजाया करते थे। बाक मार्टिन लूथर के बहुत बड़े अनुयायी थे और उनके काम पर लूथर द्वारा की गई कविताओं और संगीत की रचनाओं का बहुत बड़ा प्रभाव था। 28 जुलाई 1750 को बाक ने लिप्जिग में अपनी आखिरी सांसें भरी। हालांकि उन्होंने कई सदियों पहले दुनिया से विदा ले ली थी, लेकिन उनकी रचनाएं आज भी अमर हैं और सुनने में उतनी ही ताजा लगती हैं जितनी शायद उस समय लगती होंगी। संगीत के इस महारथी को उनकी जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जब भी खेल जगत में फुटबॉल का जिक्र होगा तो ब्राजील की टीम का नाम सबसे आगे लिया जाएगा। विश्व की सर्वश्रेष्ठ टीमों में से एक ब्राजील ने फुटबॉल की दुनिया में एक से एक नायाब खिलाड़ी दिए हैं। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पेले ने ब्राजील का झंडा कई वर्षों तक ऊंचा रखा। पेले की इस परंपरा को कई खिलाड़ियों ने आगे बढ़ाया, जिनमें से एक हैं रोनाल्डिनो। 21 मार्च 1980 को ब्राजील के पोर्टो एलेग्री में जन्मे रोनाल्डिनो के पिता एक स्थानीय क्लब सॉट क्लब कुचेरो से खेलते थे। जब रोनाल्डिनो महज 8 वर्ष के थे, तब उनके पिता की स्विमिंग पूल में तैरते वक्त दिल के दौरे से मृत्यु हो गई थी। इस आघात ने उनके परिवार को संकट में डाल दिया, लेकिन सौभाग्य से उनके बड़े भाई रॉबर्टो को एक क्लब ने खेलने के लिए अनुबंधित कर दिया। क्लब ने रॉबर्टो को अपने यहाँ रहने की जगह दे दी। इस तरह पूरा परिवार वहीं एक साथ रहने लगा। बड़े भाई रॉबर्टो का करियर चोटों की वजह से ज्यादा नहीं चल पाया और आज वो रोनाल्डिनो के प्रबंधक की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। वैसे तो रोनाल्डिनो का असली नाम रोनाल्डो था, लेकिन टीम में एक अन्य खिलाड़ी रोनाल्डो पहले से ही मौजूद थे, इसलिए नाम को लेकर भ्रम ना पैदा हो, इसलिए उनका नाम रोनाल्डिनो रख दिया गया। वो फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलने वाले मिडफील्डर थे, जिसका मुख्य हथियार तेजी और आक्रमण था। उन्होंने फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब 2004 और 2005 में जीता। Look at the concentration. Here he goes. Ronaldinho. It's 3-0. And they'll be dancing the samba tonight in Barcelona. They're dancing it already on the pitch. Second goal for Ronaldinho this season. 3-0 over Real Madrid. And that surely is game, set and match. Barca 3-0 up. 97 मैचेस में ब्राजील की राष्ट्रीय टीम से खेलते हुए उन्होंने 33 गोल किए। वो 2002 में फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के एक अभिन्न सदस्य थे। उनके 2 अन्य जोड़ीदार रोनाल्डो और रिवाल्डो की आक्रामक तिकड़ी विपक्षी खिलाड़ियों की नाक में दम करके रखती थी। इन खूबियों के चलते उनकी टीम को फीफा वर्ल्ड कप ऑल स्टार टीम का दर्जा दिया गया। रोनाल्डिनो की फुटबॉल यात्रा बड़ी लंबी है। वो तब सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने छोटी सी उम्र में स्थानीय स्तर पर खेलते हुए अपनी विरोधी टीम को 23-0 से हराया। इस मैच की विशेषता ये थी कि इसमें पूरे के पूरे 23 गोल रोनाल्डिनो ने किए। 1997 में इजिप्ट में हुए अंडर 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्हें राइजिंग स्टार के रूप में आंका गया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने पेनल्टी किक से 2 गोल दागे। रोनाल्डिनो ने 2001 में 5 मिलियन पाउंड में फ्रेंच क्लब पेरिस सेंट जर्मन के साथ खेलने का 5 वर्ष का अनुबंध किया।
इस क्लब की तरफ से खेलते हुए उन्होंने मोनाको, रेनिस, लेंस और लॉरिएंट क्लब के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। उनका प्रदर्शन इतना उम्दा था कि अगले सीजन में उन्हें अपने क्लब में लेने के लिए बार्सिलोना क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोली में हराते हुए रोनाल्डिनो को 30 मिलियन पाउंड में अनुबंधित कर दिया। बार्सिलोना से खेलते हुए उन्होंने अपने खेल की चमक से पूरे खेल जगत को चौंधिया दिया। बार्सिलोना से खेलते हुए उन्होंने 2004 और 2005 का फीफा का वर्ल्ड प्लेयर का खिताब जीता, जो कि फुटबॉल का सबसे बड़ा सम्मान है। उनके खेल की वजह से बार्सिलोना क्लब ने तब अपने खेल की ऊंचाइयों को और छुआ जब इस क्लब ने 2006 में प्रतिष्ठित चैंपियंस लीग खिताब जीता। Ronaldinho doing it again by himself. Ronaldinho! Real Madrid does not have an answer for Ronaldinho. He dribbled through them all. The second time this match, 3-0 Barcelona. वर्ष 2008 में उन्होंने बार्सिलोना क्लब छोड़कर इटली के सबसे प्रतिष्ठित क्लब एसी मिलान से अपना नाता जोड़ लिया, लेकिन ये दौर उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और उन्हें 2010 के विश्व कप में ब्राजील की टीम के लिए चुना ही नहीं गया। वो 2011 में ब्राजील वापस आ गए, जहां उन्होंने रियो डी जेनेरियो के फ्लेमिंगो क्लब से खेलना शुरू किया। इस क्लब में उन्होंने बड़ी शानदार शुरुआत की और उनकी वजह से क्लब ने 2011 में रियो की चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन बाद का दौर उनके करियर में कुछ खास साबित नहीं हुआ। इस समय उनके खेल में गिरावट आ गई और इसके साथ ही क्लब द्वारा उनकी सैलरी ना देने की वजह से उन्होंने क्लब से अपना अनुबंध भी तोड़ लिया। जून 2012 में उन्होंने अटलांटिक माइनर्स ज्वाइन कर लिया। यहाँ खेलते हुए उनकी फॉर्म वापस आ गई। इस दौरान उनके खेल में निखार आने लगा और ब्राजील की राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी भी हो गई। एक फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में रोनाल्डिनो को खेल के इतिहास में सबसे उम्दा खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। उनका खुद का अपने बारे में मानना यह था कि उनका करियर उतार चढ़ावों से भरा है। इस खेल से वो भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, जो कि हर दिन उनको नए अनुभव देता है। वो कहते हैं कि वो इस मामले में भाग्यशाली हैं कि उन्होंने ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप में भागीदारी की, और वर्ल्ड कप जीतना तो उनके लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज रोनाल्डिनो को उनके जन्मदिन के अवसर पर हमारी और लाखों फुटबॉल प्रेमियों की तरफ से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो श्रोताओं, हमारा आज का ये एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह हम आपसे पूछेंगे हमारे एपिसोड के अंत में पूछा जाने वाला एक सवाल। आपको बताना है कि फर्स्ट मोशन पिक्चर किस देश में दिखाई गई थी। अपने जवाब हम तक पहुंचाइए सिर्फ और सिर्फ born2be remembered@gmail.com पर। साथ ही हमारे लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़िए हमसे हमारे फेसबुक पेज facebook.com/born2be remembered पर। अब मुझे यानी कि संदीप भट्ट को दीजिए आज के एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने की अनुमति। नमस्कार। मैं बनना चाहूं जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा परछाया सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख ईशा शिव, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेन्द्र सिंह।